नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकसित भारत और नए जी राम कानून को लेकर जानकारी दी। और इसके साथ ही सीएम ने बताया है कि यह कानून समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रेस मीट में ही मुख्यमंत्री ने कानून की विशेषताओं और इसके लाभ और कार्यान्वयन की भी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और यह विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है, ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, यह नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं। अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं, अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर
काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे अस्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। अब इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है। सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है। खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार की उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं। यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको ये गारंटी दे रहा है। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और एआई से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान। यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, या ये टूल का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता है।
और सीधे डिजिटल भुगतान डीबीटी के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। यह भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा, गांव में मांगेगा, उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसके गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम है, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा। सीधे लिए चलते हैं आपको इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अंतिम मतदाता सूची इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि CO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज़ के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए लेकिन उन्होंने BLO को संपर्क करके अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, इस आशा के साथ कि हम यहाँ से नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है, जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फ़ोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को
ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम दे सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कोई करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा है PWD चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए। इसका लाभ होता है जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है, तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 क है, विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो वोटर बन सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन में उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं। और ऐसे वोटर्स, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को, वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना। एक बड़ी अपडेट बता दें लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है और लोक भवन में ये बैठक चल रही थी जो अब की खत्म हो गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि कई प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिली है, तो कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। योगी कैबिनेट की बैठक फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ में खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई है। तो बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, लोक भवन में ये अहम बैठक चल रही थी और इसके साथ ही आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर विपक्षी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खतरे में नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, और बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों को खतरा है। मौर्य ने यह भी जोड़ा है कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक नुकसान को लोकतंत्र पर खतरे के रूप में पेश कर रहे। शांत रहने से क्या विषय है और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं। मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है। सर एसआईआर की लिस्ट आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, टीएमसी जैसे दलों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जैसे लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। बाकी सब बहुत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पिपराइच पहुंचने पर ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान ही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद ही पिपराइच
में बूथ समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में ही संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। साल के पहले मंगलवार के दिन ही हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने हनुमान जी की आराधना कर सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की है। मंदिर परिसर में ही सजावट और भव्य पंडाल की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे कि वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए थे। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।